आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं हूं दीपक डोभाल। भारत सरकार E20 पेट्रोल को बढ़ावा दे रही है। सरकार का मकसद भी यही है, प्रदूषण कम करना, तेल के आयात पर निर्भरता घटाना। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बदलाव आपकी जेब और गाड़ी दोनों पर असर डाल रहे हैं? कुछ ऑटो कंपनीज ने साफ किया है, जैसे कि M&M ने साफ किया है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद से बनी गाड़ियां E20 के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन पुरानी गाड़ियों का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या आपको कुछ बदलना पड़ेगा उसके पार्ट्स में? कुछ सर्विसिंग रिलेटेड क्या कोई इश्यूज हैं? और ये जो सारा कंफ्यूजन उभर कर सामने आया है, दरअसल इसके पीछे की वजह क्या है? आज इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा। ऑटो कंपनियां क्यों खुलकर इस मुद्दे पर बात नहीं कर रही हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसीलिए आज हम एक्सपर्ट्स के साथ इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ और समझेंगे E20 पर इतना कंफ्यूजन क्यों। इन दिनों एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल यानी कि E20 पेट्रोल की खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि E20 पेट्रोल डालते ही गाड़ियों का माइलेज गिर गया, अब परफॉर्मेंस भी पहले जैसा नहीं रहा। कुछ कार मालिकों का दावा है कि ज्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग से न सिर्फ माइलेज पर असर पड़ता है, बल्कि पुराने मॉडल, खास तौर पर 2023 से पहले बनी गाड़ियां तकनीकी रूप से इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्या ये दावे सच हैं या फिर अफवाहों का शोर? इसका जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा 2003 में, जब भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग की कहानी शुरू हुई थी। भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत 2003 में हुई। उस समय सिर्फ 5% एथेनॉल मिलाया गया और ये योजना 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हुई। 2014 में इसे बढ़ाकर 10% किया गया और 2022 में ये लक्ष्य पूरा हुआ। 2018 में सरकार ने ये कहा कि 2030 तक 20% ब्लेंडिंग होगी, लेकिन बाद में टारगेट आगे खिसकाया गया। अब ये काम 2025 तक पूरा करना था और मार्च 2025 में पूरे देश में E20 फ्यूल लॉन्च कर दिया गया। लेकिन जैसे ही E20 आया, सोशल मीडिया पर कुछ कार मालिकों ने इसका विरोध किया। कई कार मालिकों ने लिखा, गाड़ी का एवरेज गिर गया, यही नहीं इंजन भी खराब हो सकता है। जिसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस पर बड़ा बयान दिया। कंपनी ने कहा कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल पर सभी वारंटी कमिटमेंट पूरे किए जाएंगे। महिंद्रा का कहना है कि उनके इंजन मौजूदा गैसोलीन स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं और सभी गाड़ियां E20 पर सुरक्षित चल सकती हैं। कंपनी ने यह भी कहा कि 1 अप्रैल 2025 के बाद बनी गाड़ियां खास तौर पर E20 के लिए कैलिब्रेट की गई हैं, ताकि एक्सेलरेशन और फ्यूल एफिशिएंसी बनी रहे। पुरानी गाड़ियों में भी कोई खतरा नहीं है, बस ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से माइलेज में मामूली बदलाव हो सकता है। सरकार का कहना है कि E20 से पर्यावरण को बड़ा फायदा होगा। नीति आयोग के मुताबिक गन्ने से बना एथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले 65% और मक्के से बना एथेनॉल 50% तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करता है। 2014 से जुलाई 2025 तक इस प्रोग्राम ने देश को 1.44 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचत कराई है। 245 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का आयात टला और करीब 736 लाख मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन कम हुआ, जो 30 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। इस साल किसानों को लगभग 40,000 करोड़ रुपए का भुगतान होगा और 43,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचेगी। सरकार ने माइलेज घटने के दावों को भी खारिज किया है। मंत्रालय का कहना है कि फ्यूल एफिशिएंसी कई चीजों पर निर्भर करती है, जिसमें ड्राइविंग स्टाइल, गाड़ी की सर्विसिंग, टायर प्रेशर और AC का इस्तेमाल शामिल है। E20 का ऑक्टेन रेटिंग 108.5 है, जो पेट्रोल के 84.4 से ज्यादा है। इससे एक्सेलरेशन बेहतर होता है, राइड क्वालिटी स्मूथ होती है और कार्बन उत्सर्जन 30% तक कम होता है। ब्राजील का उदाहरण भी दिया गया, जहां E27 फ्यूल सालों से इस्तेमाल हो रहा है और टोयोटा, होंडा, हुंडई जैसी कंपनियां बिना किसी दिक्कत के वहां काम कर रही हैं। पुरानी गाड़ियों में सिर्फ कुछ रबर पार्ट्स या गैसकेट बदलने की जरूरत हो सकती है, जो सर्विसिंग के दौरान मामूली खर्चों में हो जाएगा। बीमा पर असर की अफवाहों को भी मंत्रालय ने खारिज किया और कहा कि E20 से बीमा अमान्य नहीं होता। ऑटो कंपनियां ग्राहकों को पूरा सहयोग दे रही हैं और जरूरत पड़ने पर सर्विस स्टेशन ट्यूनिंग या पार्ट्स बदल देंगे।
कीमत की अगर बात करें तो 31 जुलाई 2025 तक इथेनॉल की औसत खरीद 71 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर रही। सी हैवी शीरे से बना इथेनॉल 57 रुपए 97 पैसे और मक्का आधारित इथेनॉल 71 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर में खरीदा गया। सरकार का कहना है कि ये कदम ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय और पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है। E20 सिर्फ एक फ्यूल नहीं बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण के लिए बड़ा कदम है। किसानों की आय बढ़ाने से लेकर प्रदूषण घटाने तक इसके फायदे साफ दिखते हैं, लेकिन लाखों पुरानी गाड़ियों के मालिकों के मन में सवाल है कि क्या उनकी गाड़ी बिना किसी बदलाव के चलेगी? क्या सर्विसिंग के दौरान मामूली बदलाव काफी होंगे या खर्च बढ़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों ऑटो कंपनियां इस मुद्दे पर खुलकर बात नहीं कर रही? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवीन सोनी सर, पूर्व प्रेसिडेंट लेक्सस इंडिया के और ऑटो वर्ल्ड के जाने माने आप आवाज़ भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत स्वागत। अमित खरे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप जाने माने ऑटो एक्सपर्ट हैं, बहुत करीबी से ऑटो वर्ल्ड की तमाम हलचल को आप कवर भी करते हैं और उस पर अपना नज़रिया भी पेश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है खरे साहब आपका शो पे। टूटू धवन साहब हमारे साथ हैं, देश के जाने माने ऑटो एक्सपर्ट। धवन सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर। अमित खरे, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं, ये थोड़ा सा समझाएं कि ये चल क्या रहा है। और बहुत सारे लोग माइलेज में 10 से 12% तक की गिरावट, खासतौर से जो इंजन थोड़े पुराने हो गए हैं उनमें प्रॉब्लम्स भी बता रहे हैं। E20 के बिना विकल्प नहीं मिल पा रहा है, E0 या E10 इस तरह की शिकायतें कर रहे हैं। आधार क्या है लोगों की शिकायतों का और स्थिति क्या है इस वक्त, कहां दिक्कतें महसूस हो रही हैं ग्राउंड पर? देखिए, ये बात सही है कि जब से E20 आया है, कंज्यूमर्स ने एक चीज सबने नोटिस की है, वो है फ्यूल इफिशिएंसी में ड्रॉप होना। और ये ड्रॉप होना बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्प करके बोला है कि सिर्फ 5-6% तक मैक्सिमम जाएगा। ये ऐसा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा जा रहा है प्रैक्टिकल कंडीशन में। वैसे भी हमें पता है कि जब भी कोई अथॉरिटी कोई भी एवरेज बताती है, जैसे ARAI, कारों का अगर एवरेज वो 26 बताते हैं तो हमें प्रैक्टिकल कंडीशन में वो 14, 16, 17 मिलता है। तो ये ऐसा ही है कि जब गवर्नमेंट की तरफ से इन ऑर्गेनाइजेशन ने बताया, ARAI ने स्पेशली, कि वह 5 to 6% मैक्सिमम असर आएगा, तो यह भी एक्चुअली असर जो है वो 10 से 12% के बीच में लगभग सभी ने नोटिस किया है। और ये चीज ऐसी है जिस पर लोगों को सबसे ज्यादा शिकायतें हैं, क्योंकि फ्यूल बहुत एक्सपेंसिव है और इसे मेहनत के पैसे से परचेज किया जाता है। और सबसे बड़ी शिकायत यही है इंडियन कंज्यूमर की कि उनका एवरेज ड्रॉप हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा फ्यूल परचेज करना पड़ा। जब ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होगा तो डेफिनेटली कि इंपोर्ट बिल पर उसका बहुत ज्यादा असर नहीं दिखेगा लॉन्ग टर्म में। और दूसरी चीज, हाँ, ये बात सही है कि कुछ पुरानी गाड़ियों ने जरूर थोड़ी कंप्लेंट की है कि उनकी गाड़ियों को दिक्कत आ रही है, किसी का फ्यूल पंप जल्दी खराब हो रहा है, किसी को इंजेक्टर बार बार क्लीन कराना पड़ा है, ये जरूर शिकायतें आई हैं। बाकी अभी कोई मेजर शिकायत ब्रेक डाउन होने जैसी उतनी नहीं मिली है, और जितनी मिली है वो सर्विस सेंटर्स पर नहीं पहुंची है, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर्स बड़ी मेहनत से कमाता है और जैसी वारंटी खत्म हो जाती है वो रोड साइड मैकेनिक के पास जाके अपनी गाड़ियों को रिपेयर कराता है, क्योंकि सर्विस सेंटर्स में ये एक्सपेंस बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मल इंडियन कंज्यूमर इसी वजह से ऑथोराइज सर्विस सेंटर जाने से बचता है, और इसी वजह से ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स के पास ये नंबर्स उतने नहीं है ब्रेक डाउन होने वाले या इस तरह के फ्यूल से रिलेटेड आने वाली कंप्लेंट्स के, क्योंकि वो गाड़ियां पुरानी हो गई, जब 10 साल पुरानी हो गई तो लोग सर्विस सेंटर नहीं जाते। इसलिए सर्विस सेंटर्स के पास और उनके थ्रू कंपनीज के पास इसका डेटा उतने अच्छे से नहीं पहुंचा है जितने अच्छे से यह कंप्लेंट पहुंच गई कि एवरेज कम आ रहा है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि एवरेज का इश्यू है, बट जो कहा जा रहा है कि भाई पुरानी वाहन जो है वो खराब हो गए, उनकी परफॉर्मेंस हिट हो गई, वो वैसी स्थिति आप कह रहे हैं कि वो नहीं है? स्थिति में थोड़ा सा अंतर है। Okay. प्रॉब्लम है, लेकिन वो नोटिस में नहीं आ रही हैं। नोटिस में, क्योंकि अभी तो यह पिछले 4 महीनों से स्टार्ट हुआ है। कुछ एक लोगों को नोटिस में आई है, ज्यादा लोगों को नोटिस में नहीं आई है, और जिन लोगों को नोटिस में आई है वो ऑथराइज सर्विस सेंटर्स की तरफ कम गए हैं। एब्सोल्युटली। तो कुल मिला के जो बार बार उभर कर सामने आ रही थी बात कि E20 से माइलेज ड्रॉप हुआ है,
तो वो कम से कम अमित बता रहे हैं अपने अनुभव से भी कि वो बात उन्हें सत्य लगती है। और पुरानी कारों में कितना रिस्क है कितना नहीं, अभी उतना बड़ा डेटा नहीं है जिसके आधार पर मुकम्मल तौर पर ये कहा जा सके कि भाई पुरानी कारों में रिस्क है। हालांकि सरकार, गडकरी साहब कह रहे हैं कि साहब ये तो अफवाहें हैं, इनमें से कुछ चीज़ें अफवाहें हैं, और उन्होंने तो इसको रिच पेट्रोल लॉबी का पेड कैंपेन भी बताया है। इस पर भी हम सफाई लेंगे। लेकिन सोनी सर, आपका नज़रिया क्या है? और जितना अब ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा सामने आए, रेनो, होंडा, सियाम का भी हमने देखा। हालांकि सियाम का जो स्टेटमेंट है, जैसा कि अमित जी बता रहे हैं, उससे वो तो मेल नहीं खाता। E20 से माइलेज में वो 2 से 4% की ही कमी बता रहे हैं, लेकिन सेफ बता रहे हैं। तो आपको लगता है कि इंडस्ट्री खुद इस वक्त कंफ्यूज है, नवीन सर? मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इंडस्ट्री कंफ्यूज है, क्योंकि ये टेक्निकल मामला है। इस टेक्निकल मामले में ऐसा है कि वेरियस टेस्ट किए जा सकते हैं और उसको प्रूव किया जा सकता है कि ये जो कह रहे हैं, सरकार कह रही है, कस्टमर कह रहा है, उसके अंदर कितनी सच्चाई है और कितना उसमें फीलिंग बेस्ड है। मेरे मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इस चीज को, क्योंकि 2023 से अगर मैं मानूं तो दिल्ली के NCR इलाके में E20 फ्यूल अवेलेबल था। तो आज आप देखें तो 2.5 साल 2 साल के करीब पीरियड में जहाँ पे E20 फ्यूल अवेलेबल था, ऑल इंडिया में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि 2025 में ये ऑल इंडिया बेसिस पे E25 फ्यूल अवेलेबल हो चुका है। लेकिन क्योंकि ये कंडीशन काफी टाइम से चल रही है और ये चीज जायज है कि, क्योंकि आपने आपके उसमें इंट्रोडक्शन में भी बताया कि 34 या 33% फ्यूल एफिशिएंसी, क्या कहना चाहिए कि उसकी एनर्जी डेंसिटी कम है, तो उसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी अगर 20% आप मिलाएंगे तो 5 से 6% मैथमेटिकली, अगर आप एनवेलप के बैक में कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा कि 5 से 6% का ड्रॉप होना चाहिए। हाँ, वो सरकार ने भी कहा है कि किस कंडीशन में आप गाड़ी को रखते हैं, किस तरीके से उसको रखते हैं, कैसे चलाते हैं। सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो गाड़ियां पहले जो बनी हुई हैं उनको कैलिब्रेट किया जाना चाहिए, उसको उस हिसाब से क्या कहना चाहिए कि फ्यूल जो अभी मिल रहा है और जो उस टाइम पे मिल रहा था जब वो गाड़ियां बनी थी, तो उसके कंप्लायंस के हिसाब से वो फ्यूल को रेगुलेटेड थी, लेकिन अभी उसको कैलिब्रेट करना है। कुछ फ्यूल में ये भी कहा जाता है कि ये हाइड्रोस्कोपिक फ्यूल है, तो उसकी वजह से पानी इकट्ठा करता है, उसकी वजह से जंग लग सकता है या फिर प्लास्टिक और रबर के पार्ट्स में कुछ कमी आ सकती है। वो बदले जा सकते हैं और फ्यूल को भी इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि अगर एक राउंड ऑफ डिस्टिलेशन और किया जाए तो जैसा कि ब्राजील में भी होता है, अनहाइड्रस फ्यूल बन सकता है वो। तो उसके बाद में ये जो भी कंप्लेंट्स हैं कि ये शायद ये इस तरह के रस्ट को पकड़ सकता है या फिर गाड़ी के अंदर रबर पार्ट्स को इफेक्ट कर सकता है, वो चीज भी जा सकती है। तो ऐसा है कि सरकार को एक ठोस कदम लिया है और एक तरीके से तो उन्होंने काफी जल्दी कर दिया है इस चीज को, क्योंकि 2030 की बात थी। अभी 2025 में आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स, अगर खाली टाइमलाइन के पर्सपेक्टिव में जाएं तो वो सरकार की इथेनॉल ब्लेंडिंग की रही है। सरकार को बहुत फायदा हुआ है, कस्टमर को फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि ना तो दाम घटे हैं और ये सब चीजें उभर के आई हैं कि इसमें ये भी हो सकता है, उसमें वो भी हो सकता है। तो उससे चलते उनका जो मानसिक जो होता है कि रुझान कि क्या मेरी गाड़ी में भी ऐसा हो रहा है, क्या मेरी गाड़ी में भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये कहते हैं कि 2 से 3 साल के बाद में ऐसा हो जाएगा कि गाड़ी के अंदर ये रबर पार्ट्स चेंज करने की जरूरत पड़ेगी आपको, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो उसके चलते हुए ये देखना जरूरी है कि आज की तारीख में इस चीज को जितना अच्छे से समझाया जा सके, उसके लिए ऑटो इंडस्ट्री में सायम की तरफ से भी एक पहल हुई थी। उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें ये सब चीजें के बारे में बताया गया था। ये चीजें कई जगह डिस्कस की जा चुकी हैं, इस शो पे भी आई थिंक पहले भी डिस्कस हो चुकी है। तो जितना इसमें कंज्यूमर को आप कंफर्ट दे सकेंगे, उतना ही ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होएगा। एब्सोल्युटली। और देखिए, जो भी है वो क्लैरिटी कम से कम कंज्यूमर तक जानी चाहिए। इसमें क्यों देरी हुई, ये थोड़ा सा एक प्रश्न के दायरे में आता है। धवन सर, बहुत अच्छा सरकार ने एक टारगेट रखा था 2030 का, उसको 2025 में 5 साल पहले हासिल कर लिया गवर्नमेंट ने। सरकार की तारीफ होनी चाहिए इस बारे में। लेकिन अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं, माना माइलेज से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, इंजन के से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोरोजन का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, परफॉर्मेंस ड्रॉप के इश्यूज आ रहे हैं, तो कम से कम ऑटो कंपनीज को आगे आके कम से कम क्लैरिफाई तो करना चाहिए। अब जब चारों तरफ से हंगामा मच गया,
जब मंत्री जी खुद कूद पड़े, उनको पेड कैंपेन का डर सता रहा है इस पूरे मसले पर, अब जाके ऑटो कंपनीज साफ कर रही हैं। तो धवन सर, आपको क्या लगता है कि इसमें ऑटो कंपनीज ने कितनी देर करी? क्योंकि क्लैरिटी जब तक कंपनी नहीं देगी तब तक कैसे बात बनेगी? देखिए सर, सबसे पहले तो ये बता दें हम आपको कि गवर्नमेंट की तरफ से फरमान हुआ था कि फ्लेक्स फ्यूल्स ये इंजीनियरिंग होनी चाहिए और आने वाले दिनों के अंदर जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं वो फ्लेक्स फ्यूल वाली ही आएंगी। इस साल 25 में ऑटो एक्सपो के अंदर कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने अपने फ्लेक्स फ्यूल की इंजन डिस्प्ले किए थे, पर अभी उन्होंने देने शुरू नहीं किए। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये जो फ्लेक्स फ्यूल की जो बात कर रहे हैं, हमारी जो मॉडर्न इंजीनियरिंग है जिसके अंदर जो ECM लगा हुआ है, 90% ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ ऑल ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स वो अपना ECM कर लेता है अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीजन सेंसर एंड टू द एमिशन कंट्रोल के जो सेंसर्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ एयर एंड फ्यूल। सो उसके साथ वो पूरा अपना वातावरण को सही रखता है। बाकी ये जो आप गवर्नमेंट की बात जो कर रहे हैं, ये उन्होंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लिया। इफ़ ओनली दे हैड टेकन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक बाय शोइंग देम द एक्चुअल टेस्ट। ARAI आपको टेस्ट दे सकती है, ICAT कर सकता है, NATRIP कर सकती है, ITI से भी आप करवा सकते हैं। एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन से आप ये ऐसे टेस्ट करवा के पब्लिसाइज कर दीजिए कि इन गाड़ियों के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता। और वाकई में देखा जाए जो एथनॉल वाली गाड़ियां हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली हैं, उनके अंदर कोई इतना लंबा चौड़ा इफेक्ट नहीं होता अनलेस यू आर मेकिंग देम स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है साल 6 महीने तक वो आप गाड़ी चलाएंगे नहीं, वो गैराज के अंदर बंद रहेगी। देयर आर चांसेस कि वो इंजन के ऊपर कुछ इफेक्ट करे। एंड ऑल्सो जो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ हैं, ख़ासतौर जो 70s, 60s और 80s की गाड़ियाँ हैं, उन गाड़ियों के ऊपर ये इंजन दिए पेट्रोल नहीं सूटेबल है, क्योंकि दिस इज़ हाइग्रोस्कोपिक और इनको आप गाड़ी के अंदर डाल के छोड़ देंगे तो उनके फ्यूल टैंक सारे मेटल के हैं, इनकी फ्यूल लाइन सारी मेटल की हैं, इनके जो इंजन कंबस्शन चेम्बर्स हैं दे डोंट ऑल्सो हैव द रिक्विजिट ट्रीटेड मेटल, विद द रिजल्ट जो आप उनको गाड़ियों को खड़ा कर दें 6 महीने, साल, 2 साल के लिए, तो वो इंजन डेफिनेटली डैमेज हो सकते हैं एंड दे मे ऑल्सो गेट सीज्ड। बाकी यस, ये गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी जल्दी हो गई, विच दे शुड हैव एक्चुअली टेकन अ फुल फ्लेज टेस्ट ओपिनियन बाय द पब्लिक। हमारी जो सोशल मीडिया है उसके अंदर अफवाहें फटाफट चालू हो जाती है एंड एवरी सेकंड पर्सन इज एन एक्सपर्ट इन दीज थिंग्स। तो किसी के ओपिनियन से ये चालू होता है एंड देन इट गोज लाइक वाइल्ड फायर। एब्सोल्युटली सर, और इसीलिए तो ये जो सोशल मीडिया पे अफवाहों का मायाजाल है, इसी से पार पाने के लिए, इसी पर क्लैरिटी लेने के लिए हमने आप तीनों को बुलाया है। बट एक चीज़ जो, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, ब्रेक पर जाते जाते कुछ सवाल जो कि उस पार पूछेंगे अपने मेहमानों से। ठीक है, गवर्नमेंट जैसा यहाँ पे बताया गया जल्दी हासिल कर लिया लक्ष्य को, लेकिन शायद उतने स्टेक होल्डर्स को पूरा संज्ञान में नहीं लिया गया। दूसरा, कंपनीज की तरफ से E20 इफेक्ट्स पर फुल डिस्क्लोजर्स नहीं आए, तो क्या एक तरह से कंज्यूमर्स को मिसलीड किया गया सेल्स बूस्ट के लिए? एक बड़ा सवाल। दूसरा, जो पुराने व्हीकल्स के लिए या तो आपने फ्री या फिर सस्ता अपग्रेड देना था, उसका कोई ऑफर नहीं आया, तो क्या आप मोनोपोली को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? दूसरा, अगर E20 कंपैटिबल पार्ट्स का एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज किया गया है तो फिर ये प्राइस हाइक जस्टिफाई क्यों नहीं हुआ? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अब पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अब तक तो लोगों को पता ही नहीं चला, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। अब जब हल्ला मच गया तो लोग ये वाले सवाल भी पूछ रहे हैं, इसलिए इनका जवाब भी लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो E20 को लेकर जो घमासान मचा हुआ है उस पर आज हम क्लैरिटी ले रहे हैं और पॉइंट बाय पॉइंट हम जा रहे हैं एक्सपर्ट्स के पास। एक बात जो अब तक समझ में आई है, अगर आपको लगता है कि E20 के साथ आपका वाहन बिल्कुल भी सेफ नहीं है तो प्लीज ये बात गलत है। सारे एक्सपर्ट्स कम से कम यही कह रहे हैं, गवर्नमेंट भी कह रही है, कंपनीज भी कह रही हैं। हाँ,
माइलेज जरूर प्रभावित है और अब इस बात को कंपनीज भी मान रही हैं। अमित खरे जी, अब M&M ने कहा कि साहब E20 के पुराने वाहनों में परफॉर्मेंस हिट हो सकती है। अच्छी बात ये वो कह रहे हैं कि वारंटी वैलिड रहेगी, बट ये मानना, ये स्वीकारोक्ति की परफॉर्मेंस हिट हो सकती है या माइलेज प्रभावित हो सकता है, ये आप पहले भी तो साफ गोई से कंज्यूमर्स तक पास ऑन कर सकते थे, और M&M ही नहीं, बाकी कंपनीज भी। एक्चुअली में यहाँ पर गलती दो लोगों से हुई है। एक तो गवर्नमेंट ने भी क्लैरिटी नहीं दी, उनसे भी गलती हुई है, और ब्रांड्स को भी आगे आना चाहिए था और एक अनाउंसमेंट ऑफिशियली करनी चाहिए थी अपने प्रेस रिलीज के थ्रू कि हम अपने पुराने वाहनों पर जिन पर भी E20 के ऊपर कोई असर पड़ने की गुंजाइश होगी, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या नॉमिनल फी के साथ वो पार्ट्स का रिप्लेसमेंट देंगे जो E20 से परेशान होकर खराब होंगे। बाकी इसके केवल इतना अगर गवर्नमेंट या कंपनी खुद आगे बढ़कर कह देती तो शायद कोई दिक्कत नहीं आती। लोगों में कंफ्यूजन, पैनिक सिर्फ इसी वजह से आया क्योंकि क्लियर पिक्चर नहीं मौजूद थी। एक्सपर्ट्स की भी राय थोड़ा बहुत ही पहुंच सकती थी पब्लिक के पास। अब मीडिया खुलकर सामने आया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कि वह क्लियरिटी दे रहा है कि हाँ, एथेनॉल से थोड़ा दिक्कत तो है, लेकिन ये भी सही है कि पॉल्यूशन में बहुत फायदा होगा। ये भी सही है हमारा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल कम होगा। ओवरऑल फायदे जरूर हैं एथेनॉल के साथ, लेकिन अगर क्लैरिटी ज्यादा मिल जाती और लोगों को थोड़ा सा भरोसा मिल जाता कि उनकी पुरानी गाड़ियों को पर भी ध्यान रखा जाएगा, उनको सर्विस, इंश्योरेंस में परेशान नहीं होना पड़ेगा, तो शायद ज्यादा कहीं बेहतर होता। एब्सोल्युटली। और अब हम उम्मीद करते हैं कि एक बेहतर क्लैरिटी के साथ गवर्नमेंट और OEMs भी आगे आए। सोनी सर, बस क्लैरिटी ही समाधान है सर, बाकी तो हर नई चीज में दिक्कतें आती हैं, एक्सपेक्टेड है, बट क्लैरिफिकेशंस के साथ, आप साफ गोई के साथ, एकदम क्लियर दिमाग में क्लैरिटी हो तो फिर वो भरोसा नहीं टूटता। सही कह रहे हैं आप। देखिए, कम्युनिकेशन की जहां तक बात है, जितना ज्यादा कम्युनिकेशन, जितना ज्यादा इस सब्जेक्ट पे बातचीत होगी, और अभी तो ये जैसा सब कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया और हर कोई इस चीज के बारे में जानने के लिए उत्सुक भी है और जानने की कोशिश भी कर रहा है। मैन्युफैक्चरर्स पहले जो कि आगे चल के नहीं बोल रहे थे, उन्होंने कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और इंडिविजुअली भी इस तरह के बयान आ रहे हैं कि भाई कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। डेफिनेटली कम्युनिकेशन से काफी सारी चीजों के जो गलत राय बन सकती थी, वो अब इम्प्रूव होती जा रही है। और देखिए, दूसरी कंट्रीज का आप एग्जांपल ले लीजिए। ब्राजील में बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन चला है और वो 1970 से चल रहा है, और वो आज इतना हो गया है कि ब्राजील जो एक टाइम पे 70% फ्यूल इंपोर्ट करता था, आज की तारीख में वो खाली 30% फ्यूल इंपोर्ट कर रहा है और 70% लोकली है, एथेनॉल ब्लेंडेड व्हीकल्स आ रहे हैं। उसकी तरफ अगर आप देखें तो सरकार की एक पॉलिसी आनी चाहिए जो कि फ्लेक्स फ्यूल्स के बारे में हो। आपने अभी GST में देखा होगा, जो अगर सर्कुलर को ध्यान से देखें तो उसमें भी फ्लेक्स फ्यूल के बारे में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। कैफे है जिसके अंदर भी ये चीजें आ सकती हैं। तो काफी सारी चीजें हैं जिसका एक कंबाइंड क्या कहना चाहिए इकोसिस्टम होता है, जिसका सबको बेनिफिट दिखना चाहिए। बिल्कुल, और लार्जर पिक्चर में तो बेनिफिट है ही सर। बिल्कुल, लार्जर पिक्चर में तो हमारे सारे दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम EBP जब से शुरू ही हुआ था, तब से ही बहुत क्लियर था कि ये इकोनॉमी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए और कंज्यूमर के लिए भी एट द एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा रहने वाला है। अभी भी हम उस पर कायम है सब, लेकिन बस बात वही है कि जहां पर क्लैरिटी चाहिए थी वो समय पर नहीं आई। उम्मीद ये है कि अब आएगी। टूटू सर, लास्ट पे कोई सजेशन सर, संक्षेप में? देखिए सर, लास्ट से यही है कि हमारी सिर्फ कम्युनिकेशन लैब्स है, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और ये जो हमारी नई टेक्नोलॉजी है, हम और दैट इज कंपैटिबल विद दीज फ्लेक्स फ्यूल्स, और कोई भी ऐसे फ्लेक्स फ्यूल्स आने वाले दिनों के अंदर आएंगे तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है दे कैन ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू इट। बाकी यस, एक जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से और मैन्युफैक्चरर की तरफ से क्लैरिटी हो जाती तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता कस्टमर का, और जो उनकी हार्ड अर्न मनी जो स्पेंड की हुई है उनको थोड़ी सेटिस्फैक्शन। एब्सोल्युटली सर, ऑन दैट नोट वही आखिर में यही कहेंगे कि क्लैरिटी रहे तो फिर बात बेहतर बन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। अमित खरे साहब, थैंक यू सो मच। टूटू धवन सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। नवीन सोनी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में आज बस इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।